मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पेटेंट्स के ऐसे कई रूल्स पढ़े थे जो कि पेटेंट एप्लीकेशन में लागू होते हैं और उसकी प्रोसेस पढ़ी थी कि कैसे कैसे हम पेटेंट एप्लीकेशन को यानी उसका आवेदन जो है वो हम कंट्रोलर ऑफिस में दे सकते हैं। देन है पेटेंट प्रायोरिटी राइट, यानी कि जो पेटेंट प्राप्त करने की जो वरीयता है वो उसका क्या अर्थ है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों ने एक प्रकार के इन्वेंशन के लिए आवेदन किया है तो जो मूल आवेदन करता है उसको प्रायोरिटी दी जाए, जिसके लिए वह कारण सहित क्या है आधार भी प्रस्तुत करता है। यानी कि अगर हम प्रायोरिटी के लिए अगर हम राइट्स संरक्षण लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर बेस जो है वो आधार है वो प्रस्तुत करना जरूरी है। उसके बाद है अपोजिशन टू एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, यानी कि अगर पेटेंट ग्रांट करते वक्त अगर उसका अपोजिशन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा। तो किसी भी इन्वेंशन से संबंधित जो पेटेंट राइट्स हैं उसके संरक्षण के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने से पहले उस आवेदन को प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित यानी कि उसे कोई भी जो डिग्निफाइड जर्नल है उसमें उसे संपादित या प्रकाशित करते हैं, और जिससे कोई भी उसे पढ़कर यदि चाहे तो उसको कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स के कार्यालय में विरोध कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कि वो इन्वेंशन पहले किसी पेटेंटी द्वारा एप्लीकेशन या अप्लाई कर दी गई हो, तो उसे पता कब चलेगा जब ऑलरेडी उसे प्रकाशित किया जा चुका है और उसको पढ़ने के बाद हम उसे कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स में हम विरोध कर सकते हैं। आवेदन के प्रकाशित होने के पश्चात हम जो है जो पेटेंट्स राइट्स हैं उसको स्वीकार होने के पूर्व किए गए विरोध को प्री ग्रांट अपोजिशन कहते हैं। यानी कि प्री ग्रांट अपोजिशन क्या होता है कि हमारा जो आवेदन है वो प्रकाशित होने के बाद जो हमें राइट्स मिले उसके पूर्व में किया गया विरोध जो है वो प्री ग्रांट अपोजिशन कहलाता है। यानी कि हमारा जो प्रकाशन है वो हमारी एप्लीकेशन का वो नहीं हुआ है, हमारी इन्वेंशन का जो प्रकाशन है वो होने से पहले ही अगर अपोजिशन हुई है तो उसे प्री ग्रांट अपोजिशन कहते हैं। और इस प्रकार पेटेंट राइट स्वीकार हो जाने के बाद नियमानुसार किए गए विरोध को पोस्ट ग्रांट अपोजिशन कहते हैं। यानी कि प्रकाशन होने के बाद अगर कोई विरोध जारी हुआ है तो वो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में आएगा, और प्रकाशन से पहले अगर कोई अपोजिशन देखा गया या पता चला है तो वो प्री ग्रांट अपोजिशन में आता है। ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनके आधार पर हम जो प्री और पोस्ट जो अपोजिशन है वो पेटेंट न देने के लिए आवेदन पत्र दिया जा सकता है। यानी कि वे कारण जिनके आधार पर प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के लिए कंट्रोलर को पेटेंट न देने के लिए आवेदन प्राप्त दिया जा सकता है, उसमें कुछ ऐसे रीजंस हैं। तो पहला है कि इन्वेंशन के प्राप्तकर्ता में गलत विधियों का प्रयोग किया जाना। यानी कि कोई भी इन्वेंशन है अगर उसका जो मेथड है वो राइट नहीं है, यानी कि जो कोई भी इन्वेंशन करते वक्त जो मेथड यूज किया गया, जो प्रोसेस यूज किया गया है, जिस विधि के द्वारा वो इन्वेंशन हमें प्राप्त हुई है उसका जो तरीका है वो क्या है गलत है, तो भी प्री और पोस्ट अपोजिशन है वो होगा। पेटेंट के लिए आवेदन में अन्वेषण की पूर्व व्याख्या न करना या उससे संबंधित कुछ तथ्यों को छुपाना या गलत सूचना देना, ये डिफाइन करता है कि अगर हम कोई मेथड को पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं पब्लिक के सामने, या फिर उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अगर हम छुपा रहे हैं, या फिर उसकी जो सही जानकारी है वो हम पेटेंट ऑफिस में नहीं दे रहे हैं या प्रकाशित होते वक्त वो चीज़ सामने नहीं आई है, तो इससे होगा क्या, उस इन्वेंशन का गलत
जो असर है वो पब्लिक पे पड़ सकता है। तो इसके आधार पे भी हम प्री और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन अप्लाई करते हैं। देन है अन्वेषण में नवीनता का अभाव होना, यानी कि जो नोवेल्टी की कमी है वो किसी इन्वेंशन में अगर पाई जाती है तो भी अपोजिशन होगा। फोर्थ है इन्वेंशन से रिलेटेड जो ज्ञान है वो जनता को पहले से ही प्राप्त होना, यानी कि अगर कोई भी जानकारी उस इन्वेंशन से रिलेटेड है वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो इन्वेंशन कर्ता के विरोध में अपोजिशन फाइल कर सकता है। देन है अन्वेषण में पेटेंट के लिए आवश्यक गुणों का न होना। एक इन्वेंशन कहलाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि फुलफिल करने होते हैं। अगर जो चीज पहले से प्रेजेंट है उसमें कुछ भी यूनिकनेस नहीं है तो वो एक पेटेंट फाइल होने के फैक्ट्स को पूरा नहीं करती है। इन्वेंशन के आधार पर जो स्थानीय या देसी जो जन समुदाय उसमें प्रचलित अनुमानित जो ज्ञान है वो पहले से प्रेजेंट हो, या फिर कोई भी इन्वेंशन है अगर उसमें प्रोसेसिंग नहीं है तो भी अपोजिशन होता है। देन है हमारा 8th पॉइंट है जो कि कह रहा है कि जो इन्वेंशन है उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट का है जो पेटेंट का वो प्राप्त करने योग्य ना होना। मतलब ऐसे कई हमारे सेंसिटिव एरिया हैं जिसके लिए हम अपनी जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। जीव विज्ञान संबंधी जो भौतिक पदार्थ के स्रोत हैं उनको छुपाना, गलत स्रोत बतलाना, यानी कि जीव विज्ञान है यानी कि जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, तो उनका जो भौतिक पदार्थ है यानी कि जो फिजिकल जो सब्सटेंस है उसके सोर्स को छुपाना या उसका जो सोर्स है वो गलत बताना भी अपोजिशन के दायरे में आता है। देन हमारा लास्ट पॉइंट है पेटेंट रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पूर्व त्रुटियों का अनुमान लगाना। अगर हमारी जो पेटेंट रिपोर्ट है वो ऑलरेडी पब्लिश नहीं हुई है तो उससे पहले अगर हम कुछ ऐसी गलतियां हैं उनका पता लगा लेते हैं तो वो भी अपोजिशन में आएगा। तो जो भी हमने ये 10 पॉइंट्स पढ़े उसमें जो फर्स्ट 6 जो भी हमारे पॉइंट्स हैं वो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के लिए उसमें विरोध किया जाता है, यानी कि ऐसे जो कारण जो हमारे मेंशन्ड हैं वो कब होगा, जब कोई भी इन्वेंशन है वो पब्लिश हो जाएगी उसके बाद हम अपोजिशन बोर्ड में क्या करेंगे, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन का आवेदन पत्र जारी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा रिवोकेशन ऑफ पेटेंट राइट्स, यानी कि कोई भी पेटेंट राइट्स है उसको क्या कर देना, रद्द कर देना। तो उसके अंदर कई ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि फुलफिल ना होने पे ऐसा होता है। तो अगर पेटेंटी को कंट्रोलर के निर्णय के अनुसार प्री ग्रांट या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के बाद पेटेंट्स राइट्स के लिए अधिकृत माना हो तो बाद में उसके निस्तारण के लिए, फॉर एग्जांपल इन्वेंशन है अगर उसमें जो मौलिक हमारे अधिकार हैं वो ना हो, अगर उसमें यूनिकनेस ना हो, उसका कोई इन्वेंशन का आगे जाके फायदा ना हो, फॉर एग्जांपल कमर्शियल यूज से या फिर नॉन कमर्शियल यूज से किसी भी तरीके से अगर उसका कोई वैल्यू नहीं है तो भी वो रिवोकेशन के अंडर में आएगा। उसके बाद है जो भी इन्वेंशन है उसको सबसे पहले उसी देश में पहले से प्रयोग किया जा रहा हो लेकिन बाकी देशों को उसके बारे में कोई जानकारी ना हो। देन है पेटेंट का जो ओनर है यानी कि जो स्वामी है वो पेटेंटी एक्ट के प्रावधान जो भी कुछ रूल्स हैं उनके अनुसार पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकृत ना हो तो भी रिवोकेशन ऑफ पेटेंट राइट्स होगा। देन है पेटेंटी ने अगर प्री ग्रांट अपोजिशन या फिर पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के समय कंट्रोलर को सूचनाएं ना दी हो, यानी कि प्रकाशन से पहले और प्रकाशन के बाद में अगर आपके इन्वेंशन का जो रिकॉर्ड है वो कंट्रोलर
ऑफिस के पास नहीं है तो भी रिवोकेशन होगा। अदर रीजंस जो कई हो सकते हैं रिवोकेशन के, वो हैं कि अगर जो पेटेंट से संबंधित इन्वेंशन है वो किसी उसी देश में न किया गया हो, जबकि वो दूसरे देश में हम अगर अपनी इन्वेंशन को पेटेंट कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो भी उसका रिवोकेशन हो सकता है। देन है इन्वेंशन को प्रयोग करने में होने वाला जो खर्चा है, यानी कि जो एक एक्सपेंस है वो नॉर्मल पब्लिक की क्षमता से बाहर हो, तब भी रिवोकेशन होगा। फिर है अन्वेषण द्वारा जनता की तर्क संगत या न्याय संगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, यानी कि जो पब्लिक डोमेन में अगर कोई इन्वेंशन है और अगर वो फैक्टफुली या फिर जुडिशरी वाइज अगर उस इम्पोर्टेंस को पूरा नहीं कर रही है तो भी वहां पे रिवोकेशन होता है। तो कई ऐसे गवर्नमेंट सरकार जो है वो उसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए आदेशों के अधीन भी रिवोकेशन या रद्द होना पेटेंट राइट्स के रिवोकेशन में के अंतर्गत में आता है। देन एक रिवोकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें जो ये रीजन है वो ये है कि अगर कोई भी पेटेंट राइट से अगर जनता का अहित हो रहा है या किसी उस देश के लिए किसी प्रकार से वो हानिकारक है तो केंद्र सरकार जो है वो उस पेटेंटी का पक्ष सुनकर पेटेंट राइट्स को रद्द कर सकती है। देन जो हमारा पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी पढ़ा था हमने, जो कि कई उसके सदस्य देश होते हैं जो कि पेटेंट राइट्स को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले जो आवेदन होते थे उसका निस्तारण करने में ज्यादा टाइम लगता था और साथ ही साथ जो है उसमें व्यय जो है वो बहुत ज्यादा होता था। तो इसलिए सन 1970 में वर्ल्ड के कई देशों ने मिलकर जो है वो पीसीटी को स्वीकार कर लिया था और 1978 में इसका कार्य आरंभ हुआ था और सबसे पहले इसमें 18 देश जो थे वो इसके सदस्य थे। इसके अंडर में जो भी पेटेंट से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसको इजी बनाया गया ताकि अगर एक नॉर्मल से जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो भी इस राइट का फायदा ले सके। इसके अंडर में जो पेटेंटी है यानी जो इन्वेंटर है वो कोई भी देश के लिए पेटेंट ऑफिस में क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, जो ट्रीटी के सभी सदस्य देशों के लिए मान्य होगा। मतलब कोई भी बाकी के जो देश हैं जिस देश में वो पेटेंट फाइल हुआ है उसके अलावा जितने भी कंट्रीज हैं वो उसे अपोज नहीं कर सकती। इन्वेंटर का ट्रीटी के सदस्य देशों में किसी एक देश का निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि उस ट्रीटी के जितने भी सदस्य देश हैं उसमें उस इन्वेंटर या इन्वेंशन करता जो है उसको उसका सिटीजन होना जरूरी है, कोई भी एक देश का। इन्वेंटर है वो एक आवेदन द्वारा सदस्य देशों में से कितने भी देशों में पेटेंट राइट के संरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक ही देश में अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा, वो बाकी देशों में भी एप्लीकेशन दे सकता है। या तो वो प्रोविजनल हो या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो, दोनों में से किसी भी एक को वो आवेदन के साथ दे सकता है। और वास्तव में जो ये ट्रीटी है एक इंटरनेशनल पेटेंट लॉ ट्रीटी है जिसमें रीजनल पेटेंट सिस्टम जो है वो लागू होता है। अब इसमें भी दो तरीके के पेटेंट सिस्टम होते हैं, नेशनल पेटेंट सिस्टम और रीजनल पेटेंट सिस्टम। नेशनल पेटेंट सिस्टम में हम क्या होता है, जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके लिए हम अलग अलग पेटेंट राइट्स जो है वो एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन रीजनल पेटेंट सिस्टम में हम एक ही पेटेंट ऑफिस से उसको
क्या करते हैं, उस रीजन के अनेक देशों के लिए प्राप्त करते हैं। अब है कि उद्देश्य क्या है, पेटेंट कोऑपरेशन जो ट्रीटी है उसका एम क्या है, तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एम है वो है जो भी आवेदन करते वक्त जो भी व्यय यानी कि जो खर्चा होता है और जो टाइम है वो उसको कम करना और साथ ही साथ जो प्रोसेसिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन है उसको भी इजी करना एक सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है पीसीटी का। और जितनी भी आविष्कारों से संबंधित जो तकनीकी ज्ञान है वो प्राप्त करना भी क्या है, इजी हो गया है पीसीटी के द्वारा। कई देशों में जो पेटेंट राइट्स है वो प्राप्त करने के लिए एक समस्त प्रक्रिया एक ही देश में एक ही पेटेंट ऑफिस द्वारा पूरी कराने की सुविधा प्राप्त होती है, यानी कि हमें ऑफिस टू ऑफिस हमें अपनी एप्लीकेशन ले जाने का कोई मुसीबत नहीं है। अब हम एक ही पेटेंट ऑफिस में अपनी पूरी जो प्रक्रिया है पेटेंट राइट्स की वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल फेज ऑफ पीसीटी प्रोसीजर, यानी कि जो हमारा पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है उसका जो प्रोसीजर है वो इंटरनेशनली कैसे हम उसे देखते हैं। तो एक ही अगर अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पत्र को ट्रीटी के सदस्य देशों में से किसी भी देश के एक पेटेंट ऑफिस में एक ही भाषा में देना, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वेंशन करता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में या फॉर एग्जांपल हिंदी लैंग्वेज में वो अपनी जो एप्लीकेशन है पेटेंट की वो फाइल कर रहा है वो एक ही लैंग्वेज में उसे देनी होगी। देन जो आवेदन का एक जो पेटेंट ऑफिस होता है उसमें वो जांच होती है कि वो पेटेंटेबल है या नहीं है। उसके बाद जो आवेदन की सर्च रिपोर्ट होती है उसके साथ ही पेटेंट ऑफिस के द्वारा केंद्रित प्रकाशन यानी कि सेंट्रलाइज जो पब्लिकेशन है उससे होकर अन्य देशों के पेटेंट ऑफिस को भी सूचना प्रदान की जाती है कि इस प्रकार की एक इन्वेंशन जो है वो पेटेंट ऑफिस में अप्लाई होने के लिए आई है। उसके बाद है इन्वेंशन का जो पेटेंटेबल होना है या न होना उसकी जो रिपोर्ट है वो भी पीसीटी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हमारा आता है पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2016, यानी कि 2016 में जो ये पेटेंट का जो हमारा एक्ट है ये अमेंड हुआ था। भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति अधिकार पॉलिसी यानी कि नेशनल जो आईपीआर पॉलिसी है उसकी घोषणा मई 13, 2016 को की थी, जिसमें कई संशोधित नियम है उनको लागू किया गया था मई 16, 2016 को। उनमें से कुछ मेंशन्ड है। जो पहला है कि जो आईपीआर के लिए जो आवेदन पत्र है वो देने के लिए 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें पावर ऑफ अटर्नी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में बायोलॉजिकल मटेरियल को जमा कराने के विषय में सूचित कर सकते हैं। देन है पेटेंट एजेंट के लिए पेटेंट ऑफिस के साथ कम्युनिकेशन का माध्यम जो है वो होना आवश्यक है। मतलब कोई एजेंट है यानी कि पेटेंट एजेंट या जो पेटेंटी है उसको पेटेंट ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक होना जरूरी है। उसके बाद है अंतिम परीक्षण रिपोर्ट यानी फाइनल एग्जामिन जो रिपोर्ट होती है उसका जो उत्तर फाइल यानी कि जो आंसर फाइल है वो भेजने की तिथि होती है वो 3 महीने के अंदर अंदर होती है। जब से वो अप्लाई की हुई है उस डेट से लेके 3 महीने के अंदर अंदर हमें एफईआर की जो आंसर रिपोर्ट है वो भेजनी पड़ती है। देन है रिमोट हियरिंग आदि से संबंधित मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। रिमोट हियरिंग होती है जब जो फाइल है वो एक देश में की गई है पेटेंटी द्वारा और उसकी जो हियरिंग है वो बाकी सदस्य देशों के कंट्रीज में हो रही हो। तो देन है पेटेंट राइट्स आर
एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब वो अपवर्जी है, मतलब उसको कोई अन्य व्यक्ति एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। किसी भी इन्वेंशन को प्राप्त करने के लिए जो पेटेंट राइट्स हैं उसके स्वामी के लिए ये जो राइट्स हैं ये एक्सक्लूसिव होते हैं, क्योंकि उस इन्वेंशन के कानूनी रूप से एक्सप्लॉयट करने का अधिकार उसके स्वामी या और किसी को नहीं होता है, जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस आदि के द्वारा ऐसे अधिकार न दिए गए हों। मतलब अगर जब तक दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है तो उस पेटेंटी या स्वामी के अलावा के अतिरिक्त कोई भी और उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। और वो भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो ओनर को तब दिए जाते हैं जब उसके अधिकारों का उल्लंघन करने के विरुद्ध जो है वो संरक्षण दिया जाता है, और दूसरा अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को या व्यक्तियों को नियमानुसार अपना प्रतिनिधि बनाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये जो दो राइट्स हैं ये सिर्फ किसको मिलते हैं? ओनर को। उसके बाद आती है लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट्स। इसकी भी क्या है, एक सीमा है। अगर पेटेंट अधिकार दिए जाने के बाद में उसमें किसी कमी का पता लगता है तो न्यायालय द्वारा अन्य जो अधिकार है या जो एक्सक्लूसिव राइट है उनको निरस्त किया जा सकता है या फिर उसमें फेरबदल हो सकता है। और जनता के हित में जो किए गए जो पेटेंट है उनका पेटेंट किए गए जो भी इन्वेंशन का यूज है वो शासन द्वारा या शासन से अधिकृत किसी तीसरी पार्टी द्वारा भी किए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। तो उसमें भी कई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपसी एग्रीमेंट या जुडिशरी द्वारा निर्धारित की जाती है। उसके बाद है कि किसी इन्वेंशन का पेटेंट अधिकार होने के पश्चात अगर ये पता चलता है कि वो जो इन्वेंशन है वो इन्वेंशन नहीं है बल्कि किसी दूसरे इन्वेंशन का क्या है, एक संशोधित रूप है। संशोधित रूप मतलब उसी को ही पहले वाले इन्वेंशन को ही हमने क्या कर दिया है, उसका रूप बदल दिया, लेकिन जो इन्वेंशन का आधार है वो सेम है। तो भी क्या होगा, जो उस स्वामी को राइट्स पेटेंट दिए हुए हैं वो उस लाइसेंस को वापस उसे लेना होगा, और पहले एक जो स्वामी है उसको रॉयल्टी भी देनी होगी। रॉयल्टी कब हम देते हैं, जब हम किसी पेटेंटी की जो इन्वेंशन है उसको क्या कर रहे हैं, अपना इन्वेंशन बता के जब हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला जो एक स्वामी है उसको हम क्या करेंगे, रॉयल्टी देंगे। यानी कि वो रॉयल्टी जो है वो इन टर्म्स ऑफ राइट्स हो सकती है या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है। और अगर ये पता चलता है कि जो पेटेंट अधिकार है वो प्राप्त जो अन्वेषण है या जो इन्वेंशन है वो अपने देश में सफल नहीं है या उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी है, तो भी नियमानुसार जो थर्ड पार्टी है उसको नॉन वॉलंटरी क्या दिया जाता है, लाभ मंजूर कर दिया जाता है। लाइसेंस है वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी को जो है वो मिल जाता है। देन है इन्फ्रीजमेंट ऑफ पेटेंट राइट। इन्फ्रीजमेंट यानी कि जो पेटेंट हमने राइट लिया है अपनी इन्वेंशन द्वारा उसका अगर हम उल्लंघन कैसे होता है, तो किसी तीसरी पार्टी द्वारा अगर जो पेटेंट प्राप्त जो अन्वेषण का अनाधिकृत प्रयोग है वही पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन कहलाता है। उल्लंघन इरादतन भी हो सकता है, जैसे किसी आविष्कार को पूरी तरीके से या थोड़ा सा बदल के क्या करना, नकल करना, या फिर जो हमारा मूल जो अन्वेषण है, जो हमारा इन्वेंशन है वो सेम टू सेम हम क्या करते हैं, उसे कॉपी करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा फेर बदल कर देते हैं, तो भी
इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। देन कभी कभी संशोधन से भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है एक समय काल में ही वो एक इन्वेंशन पे शोध करते हैं और लगभग समान प्रकार के परिणाम प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में इसी प्रकार अधिकारों का उल्लंघन जो है वो क्या है, वर्जित है। और इसमें पेटेंट किए हुए जो उत्पाद है उनका अनाधिकृत प्रयोग, मतलब अधिकारों के विहीन जो प्रयोग होगा उन प्रोडक्ट्स का, या फिर उनको हम बेचेंगे या उनका आयात करेंगे, ये सब जो है वो इन्फ्रिजमेंट के दायरे में आते हैं। उसके बाद हमारा है अल्टरनेटिव्स अवेलेबल विद पेटेंट ओनर इन केस ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ पेटेंट राइट्स। यानी कि अगर किसी ओनर की जो इन्वेंशन है अगर उसका उल्लंघन हो गया है, तो ऐसे कौन कौन से दूसरे तरीके अवेलेबल हैं जो उसको उस इन्फ्रिजमेंट से बचा सकते हैं। पहला है कि उसको उल्लंघनकर्ता को आविष्कार को प्रयोग करने के लिए या तो लाइसेंस प्रदान कराए या फिर उसको वो जुडिशरी की हेल्प ले। अगर कोई इन्वेंशन है वो अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में वर्जित है या निषिद्ध है, तो वहां से जो पेटेंट अगर के जो अधिकार है वो अगर स्वीकृत हुए हैं या फिर जैसी प्रोसेस है वो उस निश्चित कार्य से रिलेटेड है और उन पेटेंट राइट्स के संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो भी पेटेंट राइट्स का उल्लंघन जो है वो इन केस में होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस आपके हैं, यानी कि ऐसे कुछ ऐसे अपवाद हैं जो कि पेटेंट राइट्स के प्रयोग करने में उत्पादों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो हैं जब उत्पाद का प्रयोग केवल वैज्ञानिक आविष्कार या संबंधित प्रयोगों में किया जाता हो, या देश में ट्रांसपोर्ट के लिए या व्हीकल के रूप में किया जाता हो, या फिर जो इन्वेंशन है वो तीसरी पार्टी द्वारा किया गया हो जो कि कानूनी रूप से क्या हो, से अधिकार प्राप्त हो। अगर नॉन वॉलंटरी लाइसेंस के अंतर्गत उस इन्वेंशन का प्रयोग हो रहा है या फिर जनता के हित के में जो शासन है वो उसके द्वारा स्वीकृति मिली हुई है या अधिकृत है या आज्ञा के अंतर्गत हो रहा है, तो हमारा जो पेटेंट प्रोडक्ट्स है वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। अगर हमारा जो इन्वेंशन है वो अगर जो इन्वेंशन से प्राप्त हमें जो उत्पाद है वो ऑलरेडी मार्केट में क्या है वो अधिकृति द्वारा अगर बाजार में आ रहा है, तो भी वो इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे असाइनमेंट एंड लाइसेंस ऑफ पेटेंट।